हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और प्रीवियस पार्ट में इसको अपने कंप्लीट कर चुके थे इस सारे चैप्टर को। और आज जो अपने इसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसके हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस ऑफ बुक का ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 और 2 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था। जो पहला पार्ट था उसमें MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और जो दूसरा पार्ट था इस चैप्टर का उसमें अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब जो रह गए हैं क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस इसमें मैं डिस्कस करूंगा, यानी कि जो रह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो MCQ 6, 8, 12 नंबर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट ये वाले। तो ये सारे नंबरिंग कर देता हूं मैं, जिससे आपको ढूंढने में आसानी रहे कि कौन सा क्वेश्चन सर ने करवाया है इस वीडियो में, ठीक है। तो बाकी जो शॉर्ट आंसर टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप में मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस करवाता हूँ जो क्वेश्चंस आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं आए हुए या नोट्स में डायरेक्टली नहीं आए हुए। जो डायरेक्टली आए हुए हैं वो थोड़ा बता दूंगा, लेकिन वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने नोट्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले अपने करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है पहले वाली वीडियो से, क्योंकि आपको पता है, जो आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में, कि ये मैं डार्क मोड में बना रहा हूँ ये वाली जो वीडियो है, ठीक है। तो आपको एक काम करना है इस वाली वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ऐसे, तो मुझे तो ये काम पसंद है क्योंकि देखो आप बच्चे मोबाइल पर देखते हो, तो अगर मान लो अब ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है तो आप 3-4 घंटे मोबाइल देखते हो तो आंखों पर उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना बच्चों के लिए जो थोड़ा सा यानी डार्क वीडियो बनाए, यानी नाइट मोड में अपने इसको करके बनाएं। तो तभी मैंने ये वाला तरीका ढूंढा वीडियो बनाने का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वाला तरीका पसंद आया या नहीं आया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर तो आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो अपने पुराने टाइप से ही वीडियो बनाएंगे। लेकिन इससे थोड़ा सा आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आपको, अगर आप वीडियो लंबे टाइम के लिए देखते हो तो मोबाइल से आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डार्क है तो डार्क का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता आंखों पर, अगर लाइट हो यहाँ पे तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो छठा क्वेश्चन है, जो इसका एक तो शायद 4th क्वेश्चन है, और एक शायद है 13, और एक है शायद इसका 15 क्वेश्चन, वो आपको बता दूंगा मैं। ये 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर 4th है ना जो आपको, उसमें आएंगे आगे। तो वो वाला चैप्टर करने के बाद ये वाले 4 क्वेश्चन करवाऊंगा MCQ में। तो ये क्वेश्चन एक बार छोड़ रहा हूं मैं। तो आप पहले देखो कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल होलो कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 500 वोल्ट। यानी कि कोई आपको क्या दिया हुआ है, होलो कंडक्टर स्फीयर दिया हुआ है, उसकी रेडियस 2 मीटर है, और उसकी जो सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 500 वोल्ट आपको कितनी है गिवन है, ठीक है। तो द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस एट 1.5 मीटर फ्रॉम सेंटर। यानी आपको क्या कह दिया कि एक इस टाइप से स्फीयर आपके पास, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है आपके पास, ये वाली रेडियस 2 मीटर आपको गिवन है, 2 मीटर इसकी रेडियस है। तो आपसे ये पूछा है कि जो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो 500 वोल्ट है। कितना है, 500 वोल्ट पोटेंशियल है। तो आपको कहा है 1.5 मीटर डिस्टेंस पे इसके सेंटर से। तो अब मुझे बताओ 1.5 मीटर डिस्टेंस वाला जो पॉइंट होगा वो इसके अंदर होगा, इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। तो देखो इनसाइड ही होगा, क्योंकि ये पूरा कितना है, यहाँ तक 2 मीटर है। तो यहाँ तक मान लो ये कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट आपका इनसाइड बन रहा है। तो इनसाइड जो आपको पता है कि होलो, अगर आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है तो होलो कंडक्टिंग स्फीयर के जितने सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही उसके क्या होता है, इनसाइड होता है। तो इनसाइड पोटेंशियल वही रहता है। तो अपने पास यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ कि जो कंडक्टिंग होलो स्फीयर होता है उसके इनसाइड और इनसाइड और उसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है नीचे आंसर में, सॉल्यूशन में, कि बिकॉज फॉर ए चार्ज्ड होलो स्फीयर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम फॉर सेंटर एंड सरफेस। सेंटर और सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम रहती है। सो पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर इज 500 वोल्ट आ जाएगा आंसर। अब मान लो कि आपको देखो यहाँ पे रेडियस देने का मतलब यही है इतना कि आपको जो दूसरी डिस्टेंस देंगे ना उसका पता लग जाएगा। अगर तो ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है
बड़ी है तो क्या होगा, मान लो आपको डिस्टेंस दे दी, देखो रेडियस तो दे दी 2 मीटर और आपको दे दिया अभी 3 मीटर पर आप क्या करो, पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लो। तो 3 मीटर आपको पता लग जाएगा भाई कहाँ आएगा, या 1 मीटर और बाहर आ जाओ, तो मतलब ये वाला पॉइंट आपका आउटसाइड है। अगर आपको डिस्टेंस 2 मीटर ही दे दे तो मतलब जो आपका पॉइंट है वो कहाँ पे है, सरफेस पे है। और अगर 2 मीटर से लेस देन दे दें, यानी 1 पॉइंट लेस देन दे दें, इससे 1.5 मीटर दे दिया जैसे अब, तो ये इनसाइड हो जाएगा पॉइंट। तो पॉइंट की पोजीशन के लिए आपको क्या देती हैं, रेडियस, उसका रेडियस देती हैं। रेडियस हेल्प करती है अपने को पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें क्या है, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए आज से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि इन सम रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, ई की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है, ई इज 0, इसको ध्यान रखो, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू, तो पोटेंशियल और डिस्टेंस आर, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, और कंडीशन क्या दी है आपको, ई की वैल्यू 0 हो, जब ई की वैल्यू 0। तो आपको क्या पूछा हुआ है पहले ऑप्शन में, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, v इज इक्वल टू 0 होता है, या v की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो थोड़े से नए तरीके से करेंगे अपने, कैसे कि अपने को पता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या गिवन है, E की वैल्यू 0, अगर E की वैल्यू 0 हो तो पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मतलब E की वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर दो, इस वाली इक्वेशन में 0 पुट कर दो, तो माइनस dv अपॉन dr 0, तो मतलब dv अपॉन dr आपके पास 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब v कांस्टेंट। अब v कांस्टेंट क्यों लिया, क्योंकि आपके पास v का जो डिफरेंशिएशन है r के रिस्पेक्ट, v का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये 0 तब होता है जब आप किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का क्या कर देते हो, डिफरेंशिएशन कर देते हो। मैं आपको ऐसे कह दूं भी d/dx और यहाँ पे आपको दे दूं 25, ये वाली वैल्यू दे दूं 25, तो आप क्या करोगे, इसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि देखो x वाली क्वांटिटी अगर यहाँ पे आती है ना, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर कोई भी नंबर आ जाता है या कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे अपने पास डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा भी सही हो जाएगा, इसका रिवर्स क्या है कि मतलब v आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका मैंने दिया हुआ है यहाँ पे कि पोटेंशियल इनसाइड द होलोस्फीयर। अब एग्जाम्पल क्यों दिया, कि क्योंकि जो होलोस्फीयर आपका, मान लो होलोस्फीयर है, तो इसके अंदर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो जब चार्ज 0 है तो ई की वैल्यू होलोस्फीयर के लिए 0 होती है। लेकिन जो आपने पोटेंशियल निकाला था होलोस्फीयर के लिए, वी की वैल्यू निकाली थी, वो आपके पास क्या आई थी, के क्यू अपॉन में आर के इक्वल आई थी, के क्यू अपॉन आर के इक्वल आई थी पोटेंशियल। और यही पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, सरफेस पे होता है, वी सरफेस की वैल्यू भी क्या होती है, यही होती है। तो मतलब पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास इनसाइड द होलोस्फीयर क्या आती है, पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस के सेम ही आती है, मतलब जितनी सरफेस थी उतनी अंदर रहेगी, तो मतलब अंदर वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो तभी अपने पास वी की वैल्यू कांस्टेंट, आपको एग्जांपल के थ्रू भी मैंने बता दिया ये वाली चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जो इसमें क्या दिया हुआ आपको कि फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन नियरर टू अदर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स सेम या बिकम्स 0। भी आपको क्या कह दिया, भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और उसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन नियर बाई ला रहे हैं, इसके पास ला रहे हो इसके, ठीक है। तो आपको पूछा हुआ है कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम बन रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब आप इसको क्या करोगे, नियर लाओगे। तो नियर ला रहे हो मतलब मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा था, जब आप इसको इसके पास ला रहे हो इलेक्ट्रॉन को, तो अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो अब इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपको एक चीज याद रखनी है भी, जब भी आप 2 इलेक्ट्रॉन नियर ला रहे हो, एक दूसरे के नियर बाई ला रहे हो, तो उन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो वो क्या होगी,
के Q1 Q2 अपॉन आर होती है, तो Q1 की वैल्यू भी माइनस ई और Q2 की वैल्यू भी माइनस ई और अपॉन में आर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव सिंबल साथ में लेना है चार्ज के। तो ये के ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। अब देखो, नाउ फ्रॉम ब्रिंगिंग नियर टू इलेक्ट्रॉन, यानी एक दूसरे के नियर ला रहे हो जब उसे, तो आर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आर क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला जो आर है आपके पास, ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज होगा तो आपके पास यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीजेज बिकॉज आर इज डिक्रीज, यानी आर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, बुक में देख लेते हैं अपने क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं और अपने उसको चौथे चैप्टर में यानी फोर्थ चैप्टर में करेंगे। तो देखिए, एक तो क्वेश्चन नंबर ये वाला आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो, ठीक है, ये अपने फोर्थ चैप्टर होने के बाद करेंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपके पास वो आता है ये 9th क्वेश्चन, ठीक है, 4th 9th। और उसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपके पास जो आता है 13 क्वेश्चन, और फिर आता है 15, यानी 4th 9th 13 और 15 क्वेश्चन। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये मत कहना कि सर आपने करवाए नहीं हैं, सर ये क्वेश्चन मेरे डाउट हैं। तो ये चारों क्वेश्चन पर मैं अलग से जो 10-15 मिनट की वीडियो बनी वो मैं बना दूंगा, लेकिन कब बनाऊंगा, जब आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है 4th चैप्टर से रिलेटेड है, इस चैप्टर में दे दिए उन्होंने, लेकिन वास्तव में इसमें फॉर्मूले 4th चैप्टर वाले यूज होंगे। तो आप इनको ध्यान रखना कि ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको तब करवाऊंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो देखिए, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पहले 9th क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि 1 से लेके और 8th क्वेश्चन मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, उसका थंबनेल देखना आप, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन अपने कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ओनली 3-4 क्वेश्चन रह रहे हैं। तो पहले 9th क्वेश्चन क्या है आपके पास कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ। तो पैरेलल आ गया तो मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 डिग्री होगी। यानी जो आपका पी वेक्टर होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और ई वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0 डिग्री आ जाएगी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यू जो आपके पास होती है वो अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसमें पढ़ चुके हो आपकी, माइनस पी ई कोस थीटा के इक्वल आती है। तो बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के इक्वल आ जाता है। तो u की वैल्यू आपके पास माइनस पी ई कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो माइनस पी ई आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और मिनिमम एनर्जी वाली ये स्टेट है, और इसको अपने क्या बोला था, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला था, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन की एनर्जी इस टाइम क्या होती है, डाइपोल की मिनिमम होती है, ठीक है। ये वाला आपने क्वेश्चन किया था, कर चुके हैं ऑलरेडी, चलो आपको बता दिया मैंने, क्योंकि वेरी शॉर्ट में आपको सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। फिर देखो 13 क्वेश्चन आता है उसके बाद, राइट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, यानी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला लिखना आपको जो पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर होता है 2 चार्जेस के लिए, तो आपने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है, क्या पूछा हुआ आपसे कि आपको कहा है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। आपको 3 चार्जेस के लिए क्या लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 चार्ज अपने एज्यूम कर लिए, Q1 Q2 Q3, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लिख चुके हैं। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12, के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R31। ये आपने फॉर्मूला डिराइव भी किया था, भी कैसे आया ये वाला फॉर्मूला, तो अपने ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है। तो 18 क्वेश्चन में क्या है, आपको पूछा कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपको किसी डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन निकालना है, और रोटेट कितना करना है, 0 से लेके 180 डिग्री तक। तो आप टॉपिक कौन सा करोगे, इसमें कौन सा टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला
सेकंड लास्ट जो आपने इस चैप्टर का किया है, सेकंड लास्ट कौन सा था कि वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल, डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन। तो वहां पे अपने एक फॉर्मूला किया था कि अगर किसी डाइपोल को अपने θ1 से लेके और θ2 एंगल तक क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो अपने को जो वर्क डन है वो अपने कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2 आ जाएगा। तो θ1 की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री, θ2 की वैल्यू 180 डिग्री आ गई आपके पास। तो आप देखो क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो इन दोनों की। तो ये भी अपने ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं स्पेशल कंडीशंस में। तो यहाँ पे कोस 0 और यहाँ कोस 180। अब यहाँ माइनस है तो कोस 180 का मान भी -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 और साथ में पीई, तो 2PE आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो आपके क्या थे, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है उसमें रह रहे थे। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर टाइप आपको क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अपने ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट देखो शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें मैं वो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बुक में या नोट्स में नहीं आए हुए, डायरेक्टली नहीं आए हुए। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि show that the potential inside a charged spherical shell is same as on its surface, यानी कि कोई चार्ज स्फेरिकल शेल मतलब होलो स्फीयर है, उसके लिए जो इनसाइड और उसकी सरफेस पर क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू V की वैल्यू क्या रहती है, सेम। ये आपको क्या करना है, शो करके दिखाना है। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो मैंने लिखा फर्स्ट डेराइव द फॉर्मूला फॉर सरफेस। सरफेस के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। यानी कौन सा फॉर्मूला आप डिराइव करोगे, V इज इक्वल टू KQ और अपॉन में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा आपके पास। ये फॉर्मूला डिराइव करोगे। और कैसे करोगे बच्चों इसको, जो क्या लिखते हो आप, पोटेंशियल लिखते हो ना, E.dr वेक्टर आपको लगाना पड़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू V इज इक्वल टू E.dr, और लिमिट इसकी रख दोगे इनफाइनाइट से लेकर, वैसे तो स्मॉल r रखते थे लेकिन अब आपको सरफेस तक लाना है तो यहाँ पे कैपिटल R रख दोगे, और यहाँ E की वैल्यू क्या रख दोगे, KQ बटा में आपके पास स्मॉल r² और r कैप आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, लास्ट में आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन 3 या 4 बार मैं आपको करवा चुका हूँ, तो वो फॉर्मूला निकालना है पहले तो आपको। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपने, वैसे ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ और ये रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों होता है ये इक्वल। तो फिर यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि बिकॉज इनसाइड द स्पेरिकल शेल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। सो द वर्क डन टू मूव ए चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज 0। अब आपको चार्ज को अगर मान लो अंदर मूव करवाना है, ये वाला स्फेरिकल शेल है आपके पास, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है, तो स्फेरिकल शेल के अंदर आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका अंदर। लेकिन आपको पता है कि अगर पोटेंशियल फाइंड करना है, अगर मान लो आपको क्या करना हो, अगर इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। 1 मिनट दोबारा बनाते हैं अपने डायग्राम, कि ये वाला एक स्फीयर है और इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, इसके पोटेंशियल फाइंड करना है इनसाइड। तो अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, एक Q0 चार्ज जो आपका क्या है, जिसको अपने टेस्ट चार्ज बोल देते हैं, उसको पकड़ के यहाँ से और इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा, और जो वर्क डन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल के इक्वल आएगा, V के इक्वल। तो अब आपको पता है कि वर्क डन आपको, जब आपका चार्ज अंदर आ गया, स्फीयर के इनसाइड आ गया, तो अंदर तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसको तो काट दो, यहाँ वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। तो Q0 चार्ज को आपको इनफाइनाइट से लेके और सरफेस तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो मतलब जो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सरफेस की इक्वली आएगी। तो वही चीज है कि सो द वर्क डन टू मूव ए चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज 0, बट फॉर फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड ए पॉइंट वी हैव टू डू वर्क फॉर मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द सरफेस, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू द सरफेस। अपने को सरफेस तक लाने में वर्क करना पड़ेगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं भी मैंने कहीं से उतार के लिखा है, मैंने खुद अपनी लैंग्वेज में लिखा है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बस क्या फर्क है आपके पास फर्क क्या है कि इसका जो मीनिंग है वो नहीं चेंज होना चाहिए।
मीनिंग सेम रहना चाहिए। क्वेश्चन आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो, ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 8। तो पहले अपने थोड़ा सा देख लेते हैं बुक में कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 8 तो अपने पास 8 तो आ ही जाएगा, 1 से लेके और 7 तक अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो शॉर्ट आंसर टाइप है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, राइट इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट। तो ये क्वेश्चन कर चुके हो आप, एसआई यूनिट सारा कुछ कर चुके हो, तभी मैंने ये नहीं करवाया। फिर थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्योंकि आपने कर लिया, फर्स्ट हो गया, सेकंड कर लिया। थर्ड में व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है आपको पता ही है। फिर क्या है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करना आपको, तो ये भी आपने कर चुके ऑलरेडी। फिर डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए आपको क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला फाइंड करना है। तो वो फॉर्मूला मैंने आपको 3 चार्जेस के लिए करवाई रखा है, तो वो वाला। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन कंपेयर वॉल्यूम ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज सेम एज ऑन इट्स सरफेस। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे के सेम ही है कि ऊपर वाले में यहाँ तो आपके पास क्या था, होलोस्फीयर था, ठीक है ना, होलोस्फीयर था या स्फेरिकल शेल थी, और यहाँ पे आपके पास कंडक्टर आ गया, मतलब आपके पास जो स्फीयर है वो कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टिंग और होलो के जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने आपको कहा था सेम होते हैं। रीजन क्या होता है इसके पीछे, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के भी चार्ज जो होता है वो ओनली कहाँ पे रहता है, सरफेस पे रहता है। कहाँ पे रहता है, सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। इनसाइड चार्ज जीरो होता है और इनसाइड होलोस्फीयर के भी क्या होता है, जीरो। तो तभी जितने फॉर्मूले हैं इसके वो सारे क्या रहते हैं, सेम। तो तभी मैंने जो ऊपर वाला सेकंड क्वेश्चन है और ये फिफ्थ क्वेश्चन, ये दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, डेराइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन बताना है आपको। तो रिलेशन आपके पास क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है, वो रिलेशन हो जाएगा। फिर सेवंथ क्वेश्चन क्या है, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो घुमाने में वर्क डन है वो आपको फाइंड करना है। तो वो आपके पास क्या आया था, PE, और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, क्या था, cos θ1 माइनस cos θ2। ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पे डेराइव करके दिखाना है। तो ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने 8 करने जा रहे हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो, show that no work is done in moving a test charge from one point to another on an equipotential surface। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आपको चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना है, तो ये कह रहा है कि उसको लेके जाने में आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0। मान लो आप क्यू चार्ज यहाँ पे मूव करवा रहे हो, तो लेके जाने में जो वर्क डन है 0 करना पड़ेगा, ये आपको शो करना है। तो शो कैसे करोगे, आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फॉर ईच पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम होती है। तो सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 0। तो 2 पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। तो अब देखो 2 पॉइंट के बिटवीन यूनिट चार्ज को अगर आपको लेके जाना है तो वो V के इक्वल होता है वर्क डन जो आपका होता है। तो V यहाँ पे 0 है। तो अब आपको Q चार्ज को लेके जाना है तो W इज इक्वल टू QV होता है। तो V की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो Q इंटू 0 इज इक्वल टू 0। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ही याद कर सकते हो ऐसे ही मेरी तरह ही, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आप। अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है आपके पास, मैंने भी एक दिन में नहीं सीखी हैं ये चीज़ें, बहुत ही इन पर माथा मारना पड़ता है, ठीक है। फिर 14 क्वेश्चन आपके पास, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। वैसा ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो वैसे तो, चलो फिर भी आपको करवा देते हैं कि शो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन सराउंडेड बाय सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज 1/ε r टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन द चार्ज इज इन फ्री स्पेस। यानी आपको क्या कहा है इसने कि एक आपके पास पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पहले इसको कहाँ रखा हुआ आपने, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तो इस पर पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, ठीक है।
अब अगर आप इस चार्ज को उठा के और किसी मीडियम में प्लेस कर देते हो, मान लो ये कोई मीडियम है, इस मीडियम में आप इसको प्लेस कर देते हो, तो अब इस मीडियम में जब प्लेस कर दिया तो ये कह रहा है कि जो आपका वो पोटेंशियल होगा वो v इंटू 1/εr होगा, यानी v/εr आपके पास पोटेंशियल होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। भी पहले जो पोटेंशियल v था अब v/εr हो जाएगा, क्योंकि 1/εr टाइम्स मतलब पहले के पोटेंशियल का εr टाइम्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो आपके पास मीडियम वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो जब भी मीडियम आए आपके पास तो आपको क्या करना होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू को ध्यान में रखना होगा। मीडियम के लिए एप्सिलॉन ही काम में आता होता है। तो अब इसको देखो क्या होगा कि पोटेंशियल इन ए फ्री स्पेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण जो फ्री स्पेस में पोटेंशियल है वो v इज इक्वल टू k/r होता है। अब इसमें मीडियम वाली टर्म आपकी ये वाला k है, क्या है, मीडियम वाली टर्म है। तो इस k को अपने लिखते हैं 1/4πε0 और q/r, ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू तो मैंने किसके लिए लिखी है, फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए कह सकते हो आप, फ्री स्पेस या वैक्यूम एक ही बात है। अब अगर मैं इसको पोटेंशियल चार्ज को उठा के और किस में रख देता हूँ, किसी मीडियम में, तो जो मीडियम में इसकी पोटेंशियल की वैल्यू होगी v मीडियम होगी और 1/4πε0 की जगह अब क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा और q/r वही रहेगा, क्योंकि आपके पास जो q की वैल्यू है चार्ज सेम ही है, तो q/r वही। अब अपने जानते हैं, नाउ वी नो दैट एप्सिलॉन m इज इक्वल टू εr, यानी जो मीडियम की परमिटिविटी होती है वो वैक्यूम की परमिटिविटी और इनटू में क्या आ जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों की क्या होती है, मल्टीप्लाई की इक्वल होती है, ठीक है। तो अब आपको देखो क्या चीज़ फाइंड करनी है, अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे कि Vm, अब देखो ये आ गई, तो अब इस एप्सिलॉन m की जगह ये वाला εr पुट कर दो। तो जब आप पुट करोगे तो अब आपके पास देखो क्या आ जाएगा, ठीक है, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसकी जगह जब ये वाली वैल्यू पुट की तो अब आप एक चीज़ देखो कि 1/4πε0 को छोड़ो और q/r, ये आपने अभी ऊपर लिखा है v की वैल्यू है, किसकी है, v की वैल्यू है। तो इस पूरे की जगह आप क्या पुट कर दो, v पुट कर दो, तो εr नीचे पड़ा है, तो v मीडियम आपका क्या आ जाता है, फ्री स्पेस अपॉन में εr, यानी 1/εr टाइम्स आ जाता है। सो इट इज क्लियर दैट पोटेंशियल रिमेन्स 1/εr टाइम्स इनसाइड ए मीडियम, यानी किसी मीडियम में जो पोटेंशियल है वो 1/εr टाइम्स हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 16। तो 16 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ आपसे, तो देखो क्या है कि 2 चार्जेस 10 म्यू कूलम एंड 5 म्यू कूलम आर 1 मीटर अपार्ट, दो आपके पास चार्ज हैं, एक 10 म्यू कूलम का और एक 5 म्यू कूलम का। टू डिक्रीज द सेपरेशन एट 0.5 मीटर, हाउ मच वर्क इज हैज टू बी डन। आपको क्या करना है कि पहले आपके पास दो चार्ज हैं, 10 म्यू कूलम का और एक 5 का, ये दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। अब आपने क्या किया कि ये 10 और 5 के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दी, ऊपर वाले की हाफ कर दी, मतलब अब कितनी कर दी, 0.5 मीटर कर दी, 0.5 हाफ ही हुई 1 की, तो 0.5 मीटर कर दी। तो अब ये कह रहा है कि इनके बिटवीन जो डिस्टेंस 0.5 मीटर करने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन फाइंड करना है। तो जब वर्क डन फाइंड करना है तो आप ये चीज़, एक चीज़ यहाँ पे ये देखो कि जब आप इनके बिटवीन डिस्टेंस को चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, दो चार्जेस हैं एक फिक्स डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, अगर मान लो दो चार्ज आपके पास ऐसे k q1 q2 अपॉन r होती है, अब आप r को चेंज कर रहे हो तो मतलब इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों ये लगेगा कि जो आप वर्क डन करोगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की इक्वल हो जाएगा। मतलब पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और आपने उस पर वर्क डन कर दिया तो कितनी होगी, ये मान लो पहले 10 जूल थी, 5 जूल आपने वर्क कर दिया तो अब कितनी हो जाएगी, 15। तो मतलब पहले 10 थी या 15 होगी, तो दोनों को माइनस करोगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा ना, 15 माइनस 10 5। तो यही चीज़ यहाँ पे लगेगी कि आप जो वर्क डन करोगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब 1 मीटर डिस्टेंस है तब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, जब 0.5 मीटर डिस्टेंस है तब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और दोनों को क्या कर देना माइनस, वो माइनस आपका किसकी इक्वल आ जाएगा, वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है
कि वर्क डन ऑन द चार्जेस विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, सो हेयर वर्क डन इज इक्वल द डिफरेंस ऑफ बोथ द एनर्जीज, दोनों एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल होगा वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी एट 1 मीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी U1 आपके पास क्या आ जाएगी, के Q1 Q2 अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा के Q1 Q2। और पोटेंशियल एनर्जी एट 0.5 मीटर डिस्टेंस, 0.5 मीटर पे क्या आ जाएगा, U2 आपके पास आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन 0.5, और 0.5 का जब आपने पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 10, ठीक है। और इस 5 को जब आप 10 से माइनस काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे U2 इज इक्वल टू 2 के Q1 Q2। अब आपको क्या करना है, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो वर्क डन की इक्वल है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो W इज इक्वल टू U1 माइनस U2, तो U1 की वैल्यू U2 माइनस U1 आना था यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। आप इसको सही कर लेना, गलत कर दिया मैंने, U2 माइनस U1 यानी फाइनल में से इनिशियल माइनस करनी है। तो 2 के Q1 Q2 में से के Q1 Q2 माइनस, तो 1 के Q1 Q2 बचा यहाँ पे। तो K की वैल्यू आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 9, जो आपके पास Q1 है वो 10 म्यू कूलाम है, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और दूसरा आपके पास 5 म्यू कूलाम चार्ज है, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब मल्टीप्लाई देखो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, 9 को करो 10 से, 90 को करो 5 से, कितना आ गया 450, 450, और पावर 10 की पावर प्लस 9 तो यहाँ पे है, ये वाली कितनी है प्लस 9 है, और माइनस 6 यहाँ पे, और माइनस 6 ही आ गया है। तो माइनस 6 माइनस का 12 और प्लस का 9 आपके पास पड़ा ही है, तो 9 में से 12 गए माइनस का 3, तो ये 450 गुना 10 की पावर माइनस 3। जब इस 10 की पावर माइनस 3 को बटा में लेके जाता हूँ अपॉन में, तो 10 की पावर 3 बन जाता है, या 1000। तो जब आप इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 45 बटा में 100, यानी 0.45 जूल आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, या वर्क डन की वैल्यू। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आप देखो जो बचे हुए क्वेश्चन है, एक 8 के बाद मैंने आपको 14 और 16 क्वेश्चन करवाए हैं, 8 के बाद 8वां 14वां 16वां। अब बुक में देखते हैं बचे हुए क्वेश्चंस। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास है क्या है कि व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस की क्या करना है, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वही के Q1 Q2 अपॉन में आपके पास R जो फॉर्मूला है, इसको आपको डिराइव करना है और बताना है भी होती क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो होती क्या है कि जब आपने पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं इनफाइनाइट से लेके और किसी पॉइंट तक पोटेंशियल जब फाइंड करते हैं, तो जो चार्ज को लेके आने में वर्क डन होता है वो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और फॉर्मूला। फिर 10th क्वेश्चन आता है आपके पास, डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल की आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो लास्ट टॉपिक सारा डेरिवेशन आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर 11th क्वेश्चन, राइट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 placed a positive positions given by vectors R1 vector and R2 vector। तो देखो इसको कैसे करना है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे आपने किया हुआ है कि आपको देखो 2 चार्जेस गिवन है, ये ऐसे है कि मान लो एक चार्ज आपका इस पॉइंट पे पड़ा हुआ और एक चार्ज आपका इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपके पास Q1 चार्ज पड़ा हुआ और यहाँ पे Q2 चार्ज पड़ा हुआ है, और जो Q1 का पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास R1 वेक्टर है, ठीक है, ये आपको गिवन है। और जो Q2 का पोजीशन वेक्टर है वो आपको यहाँ से कितना गिवन है, ओरिजिन से R2 वेक्टर आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी। अगर तो मैं डिस्टेंस को मेजर करता हूँ 1 से लेकर 2 की तरफ, तो इसको मैं क्या कहूँगा R12, ठीक है। और अगर मैं करता हूँ R2 से लेके 1 की तरफ, तो इसको कहूँगा R21। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें आप चाहे तो क्या लिखो, ऊपर तो आपके पास आ जाएगा K Q1 Q2, ठीक है, और नीचे आपके पास चाहे तो R12 लिख दो, चाहे आप R21 लिख दो। बात एक ही है, क्योंकि अगर वेक्टर लगाओगे ना फिर डिफरेंस होता है इसमें कि R12 जो होता है, R12 वेक्टर की बात करता हूं तो वो माइनस R21 वेक्टर के इक्वल होता है, ये होता है। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करूं कि मान लो ये वाला आप डिस्टेंस चाहे 1 से लेकर 2 तक मेजर करो या 2 से 1 तक, अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर ही रहेगी,
ऐसे तो नहीं भी बदल जाएगी, लेकिन -5 मीटर आपको ये बताएगा कि क्या है ये, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसमें तो डायरेक्शन वाला पंगा ही नहीं होता, तो आप पोटेंशियल की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो ये वाली, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। वैसे फॉर्मूला आपने किया है। क्वेश्चन नंबर 12 था आपके पास। 12th में आपसे क्या कहा हुआ है कि राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की 2 प्रॉपर्टीज, इस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है 2 पॉइंट के बिटवीन, ठीक है, ये कह सकते हो। बाकी पैरेलल होते हैं, ये मान लो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए, या और भी कई प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी उसमें से आप। अब 13 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, शो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर 1.5 टाइम्स ऑफ द सरफेस। अब 1 मिनट आप ये देखो, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का आपको करवाया है 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो आपकी हिंदी मीडियम की बुक है ना उसके अकॉर्डिंग है, तो आप प्लीज़ इसको सही कर लेना। आपकी जो बुक है इंग्लिश मीडियम की उसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की बुक्स में काफ़ी डिफरेंस है, आपकी जो बुक है ना उसमें काफ़ी गलती हैं, तो जो गलती मैं आपको सही करवा रहा हूँ उसको सही कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 13 है एक्चुअल में, ठीक है, इसको मिलान कर लेना आप बुक से। तो 13 है। 14 क्वेश्चन क्या है कि आपको मैंने बताया था कि जो आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके जो सेंटर पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सरफेस का 1.5 टाइम्स। तो जब मैंने आपको बोर्ड पर करवा रहा था तो तब मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। अब 15 क्वेश्चन आप कर चुके हो, और ये वाला 15 जो उसमें हिंदी मीडियम वाली बुक में कितना है, 16 नंबर दिया हुआ है, यानी एक क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और 16 क्वेश्चन आपको क्या है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन क्या करो, आपको डिफरेंस फाइंड करो आपको कहा हुआ है। तो ये भी मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था। तो देखो जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है ना भाई, सर आपने तो 14वां लिख रखा है, इसमें 13वां है, तो उसको चेंज कर लेना आप इंग्लिश मीडियम वाले अपनी बुक के हिसाब से, क्योंकि मैं नोट्स पहले हिंदी के तैयार करता हूँ और हिंदी मीडियम की बुक पुरानी है, उसके क्वेश्चन सही हैं। हो सकता है इसमें एक आधा क्वेश्चन मिस हो गया हो, तो इस चीज़ को आप सही कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप इससे आगे न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दें। न्यूमेरिकल इसके टोटल 17 या 18 न्यूमेरिकल है मुझे लगता है, देख भी लेते हैं अपने कितने न्यूमेरिकल हैं। तो न्यूमेरिकल इसके आते हैं आपके पास 17, ठीक है। तो 17 न्यूमेरिकल है इसके, तो आपको सारे न्यूमेरिकल आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं ट्राई करो। लगभग 2 वीडियोज़ में ये सारे न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट होंगे। तो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, और अगर इसमें से कोई बोर्ड पर करवाने वाला हुआ तो बोर्ड पर भी करवाऊंगा उसे मैं। और एक वीडियो आपकी बनेगी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चंस पर, ठीक है, तो वो भी आपको मैं करवाऊंगा। तो मतलब अभी 3 वीडियोज़ इसकी रिमेनिंग है, तो कोई बात नहीं, जल्द से जल्द मैं वीडियो डालूंगा। अब 2-3 दिन थोड़ा स्लो चल गया था काम, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छा लगे, आप बहुत प्यार दे रहे हो तो इसी तरह प्यार देते रहें अपने कमेंट्स के थ्रू, क्योंकि आपको देखो कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो इस सीरीज़ को अपने ऐसे ही चालू रखेंगे और कंप्लीट अपने सिलेबस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।